जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी पे आपके जो रिजल्ट ऐसे के खराब हो जाते हैं। आपको जब पता लगता है, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो और आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट लोअर साइड पे आ गया। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, क्यों आपके रिजल्ट खराब होते हैं, आज वीडियो में आपको ये बताता हूँ। बहुत सारे स्टेप्स बताता हूँ, बहुत सारे पॉइंट बताता हूँ जिनको आप नेग्लेक्ट करते हैं, ओवरलुक करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट यहाँ पे लोअर साइड पे आ जाते हैं। सारा एफर्ट्स आपका लग चुका होता है, ऑडिट ट्रेल चल चुका होता है, सारा टाइम लॉस हो चुका होता है। तो क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है, क्यों आपके रिजल्ट ख़राब होते हैं, वो मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। जब भी इस तरह का केस हो, आपको अपना दिमाग वहाँ घुमा लेना चाहिए। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, जो रिजल्ट्स खराब आते हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट स्टेप है वो आपका सैंपल है। अगर आपने सैंपल ही ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल सैंपल मिक्स नहीं था या इंटरमीडिएट स्टेज का सैंपल था, अगर ग्रेन्यूल का सैंपल था या कैप्सूल का था, अगर आपने होमोजेनाइज मिक्स करके सैंपल कलेक्ट नहीं किया तो उसके भी चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट खराब आ जाए। पहला पॉइंट है सैंपल का, लेकिन सैंपल के खराब होने के चांसेस नॉर्मली बहुत कम होते हैं। दूसरे बहुत सारे फैक्टर जो मैं एक एक करके भी आपको आगे डिस्कस करता हूँ। दूसरा स्टेप है आपके स्टैंडर्ड सैंपल्स की वेइंग का। जब आप एचपीएलसी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, जो आप वेइंग करते हैं वो अगर आप जब ठीक तरीके से नहीं करते हैं, अगर आपका बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं था, आपने जो वेट लिया और गया कुछ और, फॉर एग्जांपल कोनिकल फ्लास्क में या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने लेना 50.2 मिलीग्राम था, आपने तो यही लिया, लेकिन इनफैक्ट वो बॉटल के अंदर 50 मिलीग्राम किया और आपने नोट कर लिया 50.2, 50.5 या 51 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट खराब होंगे, क्योंकि जो कोनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर गया वो कुछ और था और आपने नोट कुछ और कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और पहला बेसिक फैक्टर है आपके वेइंग का। जब वेइंग खराब होगी आपका रिजल्ट खराब होगा। दूसरा इसके बाद है प्रिपरेशंस का। एनी सैंपल्स को जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं एचपीएलसी के ऊपर, एचपीएलसी के लिए, बिफोर एचपीएलसी पर रन करने के लिए, तो आप प्रिपरेशंस करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर लेकर उनको डायल्यूट डाल के ग्लास पे टेबल पे काम कर रहे होते हैं। तो दूसरा इफेक्ट है आप सही प्रिपरेशंस नहीं करते, मिक्स नहीं करते, स्टैंडर्ड ठीक किया, सैंपल ठीक तरीके से नहीं किया। अगर कोई एक्सट्रैक्शन मेथड था तो वेरी डिफिकल्ट होता है, ज़रा मुश्किल होता है। उसके में सिरप के इसमें पीक को निकालना उसमें से बड़ा डिफिकल्ट काम है और उस स्टेप्स को आप ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो सैंपल है, प्रिपरेशंस है, वो ठीक नहीं होती। जब प्रिपरेशंस भी आपकी ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली सैंपल होमोजेनाइज नहीं है, मिक्स ही नहीं हो ठीक तरीके से, तो पीक सही आने के चांसेस खराब हो जाते हैं। जब पीक खराब होगी तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट खराब होंगे। क्यों? कि आपका एरिया ठीक नहीं आ रहा होता, कटिंग ठीक नहीं होती। इसके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो गिलास वेयर में जिसमें आप सैंपल्स बना रहे होते हैं वो कंटामिनेशन होते हैं, क्योंकि कंटामिनेटेड चीज़ जो है वो एचपीएलसी के अंदर जाके आपके पीक को इंटरफेयर कर सकती है, जिससे कि आपके एरिया पे फर्क आएगा और आपके रिजल्ट फिर भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशंस तीसरा स्टेप था और गिलास फिर चौथा स्टेप है कंटामिनेशन गिलास। फिर आप चले जाते हैं एचपीएलसी के ऊपर। एचपीएलसी के ऊपर आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंटीग्रेशन का। जब आप सिस्टम रन कर दिया, आपने चला दिया, सारे स्टैंडर्ड सैंपल चल गए, आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो गलत कर रहे होते हैं। आप पीक की कट ऑफ ठीक तरीके से नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर ये कि एचपीएलसी की बार आप मैनुअल इंटीग्रेशन करते हैं, ऑटो इंटीग्रेशन नहीं करते। आल्दो के दोनों ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सिस्टम आपको कैलकुलेशन भी खुद ही करके दे सकते हैं। एमपीएम के सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि आप सिस्टम में पूरा कमांड दे रहे पूरी, वो ऑटो इंटीग्रेट करेगा, ऑटो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। लेकिन इस पे 98% लोग काम नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर लोग 98% लोग जो काम कर रहे होते हैं वो मैनुअल इंटीग्रेशन पे करते हैं, यानी सिस्टम में सीक्वेंस कमांड चलाने के बाद स्टैंडर्ड सैंपल्स की इंटीग्रेशन खुद से करके उनको निकाल के फिर रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सिस्टम से कैलकुलेट करके नहीं निकालते, सिस्टम से जस्ट आप सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं, आरएसडी की रिपोर्ट निकालते हैं। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है थ्रू सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, वो मैनुअल नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। कुछ लोग आरएसडी भी मैनुअल निकाल रहे होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आरएसडी की रिपोर्ट आपने निकालनी है तो वो सिस्टम के थ्रू निकलनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। ऑडिट ट्रायल में ऑडिटर भी यही बोलता है कि आपकी जो जीएमपी की रिक्वायरमेंट से, ऑडिट की रिक्वायरमेंट से, बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट है, जीएलपी जीएमपी की रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम सूटेबिलिटी की आपकी रिपोर्ट थ्रू सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, मैनुअल नहीं। आल दो कि आप निकाल के काम कर सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो काम आपने वही करना होता है जो बेस्ट प्रैक्टिस पे हो। ठीक है, तो वहां पे जो आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो ठीक तरीके से अक्सर आप नहीं करते, कट ऑफ गलत कर देते पीक को। और पीक को गलत कट ऑफ करने की वजह क्या है? आपकी पीक की शेप सही नहीं होती। ये बात समझ रहे हो आप? अक्सर लोगों की पीक सही नहीं आ रही थी, लेकिन सिस्टम को रन किए जा रहे थे, उसके पीछे कॉजेस क्या है
अब नंबर 5 पे एक और पॉइंट बता दूं, वो कॉलम परफॉर्मेंस है। बहुत से लोग इस चीज़ को केयर नहीं करते, कॉलम की परफॉर्मेंस को नहीं केयर करते और सिस्टम को रन किए जा रहे हैं। वो सिस्टम, आपका सिस्टम, वो कॉलम आपका ओवरलोडेड हो चुका है। अब आपको उसको ऑब्सोलीट कर देना चाहिए। लोगों के यहाँ ये सिस्टम ही ऑब्सोलीट का नहीं होता कि कॉलम को किस क्राइटेरिया पे हमें ऑब्सोलीट कर देना चाहिए, although कि वो पीक शेप दे रहा है या नहीं दे रहा। लोग जब तक उस पर रिजल्ट खराब ना हो जाए, पीक खराब ना हो जाए, फिर जाकर उसको ऑब्सोलीट करते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। मेरी बात याद रखें, एक SOP आप बना लें जिसके अंदर आपका ये क्राइटेरिया फिक्स हो कि हम इस क्राइटेरिया पे इस कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं। और वो क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ कि जब आपको थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, जब आप कोई न्यू कॉलम इंस्टॉल करें, स्टार्ट करें, तो उसके इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स आपने नोट कर लेनी होती है। अच्छी प्रैक्टिस है HPLC को रन करने में। उस इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स को आप नोट कर लें और जब उस पर चलती हूँ डेली थ्योरेटिकल प्लेट्स आप नोट करते हैं। डेफिनेटली हर एनालिसिस पे आपको नोट करनी होती है, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल का हाफ रह जाए, आप उस कॉलम को ऑब्सोलीट कर दें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप 25% रह जाएं तो आप कॉलम को ऑब्सोलीट कर दें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अब थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो गई हैं और आप सिस्टम पर रन करे जा रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो स्टैंडर्ड की पीक कुछ दिखा देगा, हो सकता है वो सैंपल की पीक को सप्रेस कर दे। क्योंकि जो ओवरलोडेड कॉलम है, मैट्रिक्स के साथ जब चलेगा तो कुछ और रिजल्ट देगा और प्योर चीज के साथ चलेगा तो कुछ और रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि वो कॉलम ओवरलोड हो चुका है। कॉलम की परफॉर्मेंस यही है कि वो जब उसको ठीक तरीके से प्रॉपरली वॉश हो और एक खास कंडीशन पर उसको इस्तेमाल किया जाए, बहुत रगड़ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही वजह होती है लोग को कॉलम ओवरलोडेड होता है और उसको रन किए जा रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि हमारी पीक सप्रेस्ड होकर आ रही है, पीक सही से कट ऑफ भी नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड को ठीक दिखा रहा है, सैंपल को नहीं दिखा रहा, लेकिन वो ले रहे होते हैं। स्टैंडर्ड का एरिया हाई दिखा रहा है, सैंपल को बहुत कम दिखा रहा है। प्रिपरेशन की बात अपनी जगह पे, ठीक है। although आपने प्रिपरेशन सही भी की होगी, फिर भी ये जो खराब कॉलम होते हैं, ओवरलोडेड कॉलम होते हैं, वो रिजल्ट ठीक आपको नहीं देते, क्योंकि पीक की परफॉर्मेंस ठीक तरीके से आपको नहीं देते, सिमेट्रिकल पीक आपको नहीं देगा। तो इसलिए आपके पास रिजल्ट खराब होने का एक छठा क्राइटेरिया यही है कि आपका कॉलम ओवरलोड होता है। कॉलम को ऑब्सोलीट करने का आपके पास एक क्राइटेरिया नहीं होता। अपनी SOP एक बना ले जिसमें एक क्राइटेरिया हो कि किस बेस पे हम इस कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं। तो इसके बाद फिर आती है इंटीग्रेशन। मैंने कहा कि आप उसको भी बाय फोर्स फिर आप कर रहे होते, पीक को कहीं से टेलिंग को ज्यादा काट देते, ऊपर नीचे काट देते, क्योंकि टेलिंग बढ़ रही होती कॉलम की, डेफिनेटली कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी होती है, तो फिर आप जबरदस्ती कर रहे होते उस पीक के साथ। तो इस केस में आपके रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कभी हाई भी ले सकते हैं। ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। इसलिए कॉलम की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया अपने पास रखें, एक SOP बनाएं और इस खास क्राइटेरिया पे थ्योरेटिकल की प्लेट्स की बेस पे आप कॉलम को ऑब्सोलीट किया करें। और कॉलम की कंडीशन जब तक ठीक नहीं होगी तो आपके रिजल्ट भी ठीक नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया 6 फैक्टर। नंबर 7 फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके रिजल्ट खराब होने का, वो जल्दबाजी में आप रिजल्ट ही कैलकुलेट गलत कर लेते हैं। और आल्दो अब सारी चीजें भी अगर आपकी सही होती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप वहाँ पे वेट ही गलत लिख देते हैं, आप स्टैंडर्ड की पोटेंसी गलत लिख देते हैं और फिर आप चेक करते हैं कि ये तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। आखिरी फैक्टर होता है कैलकुलेशन मिस्टेक का, काम सही हो लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर काउंट है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट अक्सर आपको रिजल्ट में खराब नजर आ रहे होते हैं। तो जब भी मैं ये लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आपके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, रिजल्ट प्रोडक्ट के कम आ गए, तो इसका क्राइटेरिया ये जो मैंने स्टेप बताए, सैंपल कलेक्ट करने से लेकर कैलकुलेशन करने तक, इन सारे फैक्टर्स पर अपनी नज़र को दोहरा लेना चाहिए आपको। आप जब आपके रिजल्ट लोअर साइड पे आ जाए या एकदम से शूट कर जाए, तो आप इन चीज़ों को देखें, मुझे किस स्टेज पे मुझसे मिस्टेक हुई है, किस स्टेप को मैंने ओवरलुक कर दिया और मैं आगे चला गया। तो ये रीज़न होते हैं आपके रिजल्ट खराब होने के। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सवाल से मैंने कहा एक ट्यूटोरियल फॉर्म में, एक वीडियो फॉर्म में आपको बता दूंगा कि सबका फायदा हो, क्या वजह होती है कि आपके HPLC पे रिजल्ट खराब आते। वीडियो का एंड करते हो, आपकी वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।